स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जान चुके हैं। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है अलग तरह का, जिसको एक पर्टिकुलर सिस्टम के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। एंड दिस सिस्टम इज electric dipole is a system formed by two equal and opposite point charges. Two equal and opposite point charges means the charges should be equal in magnitude, means Q, and their sign is opposite, minus Q and plus Q. When they are placed a short distance apart, जब इनको एक कम दूरी पर रखते हैं, ये दूरी मान लीजिए 2L है, ये दूरी कम होनी चाहिए। माइनस Q और प्लस Q दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब हम स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं तो यह जो पर्टिकुलर सिस्टम बनता है, दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सिस्टम में दो चार्जेज होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। टोटल चार्ज यदि देखा जाए इस सिस्टम का तो वो जीरो होता है, बट आइदर चार्ज माइनस क्यू एक पर होता है और एक पर प्लस क्यू होता है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज को लीजिए, क्यू ही है दोनों, and distance between them is called electric dipole moment. It is denoted by P. हम किसी भी डाइपोल को करेक्टराइज करते हैं उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से, जिसमें उसका चार्ज और डिस्टेंस दोनों चीज़ें आती हैं। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इज इक्वल टू Q इंटू 2L लिखा जाता है। मतलब कोई एक चार्ज की वैल्यू Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, यह P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। कोई भी डाइपोल जब दिया जाता है तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दिया जाता है। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, क्योंकि द यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम एंड द डिस्टेंस इज द मीटर। डायमेंशनल फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। Q का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT और डिस्टेंस के लिए L होता है, तो ये हो जाएगा ALT। चाहे इसको हम LAT भी लिख सकते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि इस P का मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही हमें, Q और 2L की वैल्यू उसमें रहेगी, बट ये माइनस Q और प्लस Q कहाँ रखा हुआ है ये इस P का डायरेक्शन बताया जाता है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज करने से इसके इफेक्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वगैरह। तो यदि माइनस Q इधर रखा है, प्लस Q इधर रखा है, तो इस P का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। यह वेक्टर बना हुआ है यहाँ पर P। यह वेक्टर P is always directed from minus Q to plus Q along the axis of the dipole. ये इस डाइपोल का एक्सिस होता है, इस एक्सिस के अलॉन्ग माइनस Q से प्लस Q की तरफ होगा। इस तरह से यहाँ एक सिस्टम हम पढ़ते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना हो तो हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हम तीन पोजीशंस में कैलकुलेट करते हैं। पहला ऑन एक्सियल लाइन, दूसरा ऑन इक्वेटोरियल लाइन और तीसरा ऑन एनी पॉइंट P। एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि माइनस Q प्लस Q को मिलाने वाली लाइन इसका एक्सिस कहलाती है। इस एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट P है तो वह एक्सियल लाइन कहलाएगी, और इसके सेंटर के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इस तरह से, वह लाइन हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। तो हम सबसे पहले हम एक्सियल लाइन पे निकालते हैं, उसके बाद जब इक्वेटोरियल का फिगर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। पहला ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कंसिडरेशन कर लेते हैं। एक डाइपोल लेते हैं जिसमें चार्ज एक माइनस Q और प्लस Q है, दोनों के बीच सेपरेशन 2L है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB मेड ऑफ टू चार्जेज माइनस Q एंड प्लस Q हैविंग स्मॉल डिस्टेंस 2L. Let P be any point on the axis at a distance r from midpoint of dipole O. डाइपोल O के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया जाता है P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। Where we have to determine the electric field intensity. अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, माइनस Q और प्लस Q के बीच डिस्टेंस 2L है, तो सेंटर से माइनस Q का डिस्टेंस L होगा और सेंटर से प्लस Q का डिस्टेंस भी L होगा, और इस सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस R है।
अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह माइनस क्यू के कारण भी होगी और प्लस क्यू के कारण भी होगी। यानी कि इस माइनस क्यू के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ, एक प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट E1 and E2 and then the resultant of E1 and E2 is the net electric field, क्योंकि E1 और E2 वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले जान लीजिए, देखिए, let E1 and E2 be the electric field at P due to charge plus Q and minus Q respectively. The distance of P from plus Q is R minus L. इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें चार्ज से डिस्टेंस पता होना चाहिए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यानी कि हमें Q पता होना चाहिए और डिस्टेंस R पता होना चाहिए। अब इस पॉइंट P का माइनस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माना है यदि हमने, तो माइनस Q से P का जो डिस्टेंस है वो यहाँ तक तो R है ही है डिस्टेंस, और इसमें L और ऐड हो जाएगा, तो ये R प्लस L हो जाएगा यहाँ से। और प्लस Q से यदि देखा जाए तो प्लस Q से देखिए तो R में से L कम हो जाएगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या रह जाएगा, R माइनस L रह जाएगा। यही यहाँ लिखा गया है, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लस Q इज R माइनस L। यह डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L, और ये डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा R प्लस L। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से हम लिख देते हैं। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q/r माइनस L का स्क्वायर, क्योंकि प्लस Q से इसका चार्ज R माइनस L है। E2 जो है वो माइनस Q के कारण है, तो E2 के लिए Q/r प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस R प्लस L है। यहाँ हम साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हम अलग से निकालेंगे, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। द डायरेक्शन ऑफ द E1 एंड E2 इज शोन इन फिगर। अब इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस Q का E1। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की ओर होता है। तो इस प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन हो गया है, किया गया है। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं E1 और E2 का वेक्टर से। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ साफ साफ कि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जिसका डिस्टेंस कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा। तो प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये दूर है तो E2 की वैल्यू कम होगी। इट मीन्स E1 इज ग्रेटर देन E2, सो द रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 इज द E1 माइनस E2। बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को घटा दिया जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 और E2 की वैल्यू हम लाकर पुट कर देंगे पहले से। इसमें E1 E2 में देखिए 1/4πε0 Q/4πε0 इसमें भी है और इसमें भी है। ये हमने यहाँ पर Q/4πε0 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस साइन यहाँ है 1 प्लस R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि E2 में नीचे R प्लस L है, इसमें R माइनस L है। अब कुछ करना नहीं है, वी विल सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा a माइनस बी, a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। ये यहाँ पर जाएगा आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो ये 4rl के इक्वल आएगा। ओपन करके देख सकते हैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो हमें मिल गया Q/4πε0 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 है, 4 को हम 2 × 2 अलग अलग कर दें तो इस 4 का एक 2 यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया, और बाकी एक 2 और L बचा तो यहाँ 2L लिख लिए और R यहाँ लिख लिए। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि Q × 2L यह P लिखा जा सकता है। तो इस Q2QL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P। तो E की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1/4πε0 2 in place of 2QL we put P where P is the electric dipole moment, और R यहाँ पर है ही है, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा।
और इसका डायरेक्शन यदि हम देखें तो डायरेक्शन हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ होता है, तो बड़े वेक्टर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा आपका। देखिए E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो इसका नेट डायरेक्शन E का किधर आएगा, E1 की तरफ ही आएगा। और यह E1 का डायरेक्शन देखिए P के डायरेक्शन में है, यानी कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में यदि लिखें तो ये आपका P का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन E का भी होगा। अब यदि R मच ग्रेटर देन L स्क्वायर है, तो यदि R की वैल्यू L के तुलना में बहुत अधिक है, और ऐसा होता भी है क्योंकि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस जो L होता है बहुत छोटा होता है। सो if R is much greater than L, then we neglect L square in comparison to R square। हम यहाँ L स्क्वायर हटा देंगे। L स्क्वायर जब हटाएंगे यहाँ से तो ये R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये R की पावर 4 हो जाएगा और ऊपर वाले एक R से कट जाएगा तो R रेज़ टू द पावर 3 आएगा नीचे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आया होगा। हमें करना कुछ नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। डाइपोल में दो चार्जेज होते हैं, दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर वेक्टर सम कर दिया गया है। आप इसको बार बार देखिएगा, नोट्स में से चेक करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इक्वेटोरियल लाइन पर निकालते हैं। ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन यहाँ फिगर में देखिए, इस O के परपेंडिकुलर ये लाइन है। इस लाइन पर कोई पॉइंट यहाँ लिया गया है P, जिसका डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं R। देखिए कंसिडरेशन में लिखा है, बाकी ये डाइपोल -q + q सेम कंसिडरेशन रहेगा। लेट अस टेक अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ द डाइपोल। O डाइपोल से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है इस परपेंडिकुलर पर, इसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सेम वही तरीका लगाएंगे जो हमने एक्सेल लाइन के लिए लगाया है। अगेन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एंड ड्यू टू +q चार्ज, और उसका दोनों का क्या निकाल देंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब हमें -q और +q से निकालने के लिए -q और +q चार्ज से डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम -q एंड +q इज √r² + l²। आप यहाँ देख सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से, यह L है और यह R है, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस जो PA है, दिस PA इज √r² + l²। सिमिलरली PB भी यही होगा, √r² + l², यानी कि -q और +q से दोनों से डिस्टेंस सेम वही रहेगा, √r² + l²। इसका मतलब यहाँ चार्ज भी सेम है मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए इस E1 और E2 के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, केवल डायरेक्शन अंतर होगा। इस +q चार्ज से डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर, तो इस लाइन के अलॉन्ग बाहर की ओर E1 बनाया गया। जबकि -q से क्या होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर यह E2 बनाया गया, मतलब चार्ज की ओर। तो -q की ओर E2 बना दिया गया या +q की ओर E1 बना दिया गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। इस रिजल्टेंट के लिए ये फिगर देखिए। अब इस फिगर में समझिएगा आप, यहाँ पे देखिए ये एंगल यहाँ थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, इसका अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। अब यहाँ पर समझिए, देखिए ये पूरा फिगर यहाँ बनाया गया है, यह है E1 और ये है E2, एंगल थीटा, एंगल थीटा। इस E1 और E2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट हो जाता है, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाता है E1 sin थीटा। ऐसे E2 के लिए निकालेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला हो जाएगा E2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा E2 sin थीटा। थीटा बराबर है, E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यह E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। और जब इक्वल और अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, ये कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा। अब बचा केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि इसका रिजल्टेंट जो होगा केवल ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का सम हो जाएगा। ये साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब यहाँ पहले मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया है, देखिए चार्ज इक्वल है
E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। सेम यही चीज़ E2 के लिए भी आएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया। डायरेक्शन हमने इसमें बनाया ही है, और इस डायरेक्शन का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये आपको इस फिगर में समझा दिया गया है। अब करना कुछ नहीं है, करना आपको केवल है द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और इन दोनों का डायरेक्शन उधर ही होगा जो हाँ ये डायरेक्शन शो किया गया है। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ सॉल्व किया गया है। E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, पीछे से E1 और E2 की वैल्यू लाकर यहाँ पुट कर दी गई है, और cos थीटा हम इस डायग्राम से निकालेंगे। देखिए यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, थीटा एंगल है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब यदि इस वाले से निकाला जाए तो बेस होगा इसका BO, ये 90 डिग्री है यहाँ, बेस हो जाएगा BO अपॉन BP। BO इज L और BP इज √r² प्लस L²। इसलिए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी L अपॉन √r² प्लस L²। ये वैल्यू cos थीटा की यहाँ लाकर हम पुट कर देते हैं। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ये पहले आप देखिए दोनों सेम है, ये ट्वाइस हो जाएगा पूरे का 1/4πε0 2Q cos थीटा अपॉन r² प्लस L²। cos थीटा की वैल्यू रख दी हमने L अपॉन √r² प्लस L², तो अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, 1 और हाफ जुड़ेगा तो पावर 3/2 हो जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा 2QL आ जाएगा। और इस 2QL की जगह हम P लिख सकते हैं, जैसा कि हम पहले जानते हैं डाइपोल मूवमेंट जो होता है Q × 2L होता है, तो इसकी जगह P लिख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर वही कंडीशन लगाते हैं, इफ़ R इज मच ग्रेटर देन L, तो L² को यहाँ नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ R² की पावर 3/2 ये बचेगा बस, और स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा R³ आ जाएगा। इट मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है 1/4πε0 P/r³। जबकि एक्सियल लाइन पर क्या आई थी, एक्सियल लाइन पर आई थी आपकी 2P/r³। इक्वेटोरियल लाइन पर क्या आई आपकी P/r³। बात समझ में आ गई होगी। दोनों डेरिवेशन आ जाते हैं, एग्जाम में पूछ देता है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए या इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इस तरह से निकाल लेंगे आप, पढ़िएगा नोट से, कैलकुलेशंस को एक एक करके स्टेप से समझिएगा, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका ऑन एनी पॉइंट P। किसी पॉइंट P पर निकालना हो जो ना एक्सियल पर हो ना इक्वेटोरियल पर हो, तो हमने जो पहले पढ़ा है हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर से ही हमें इसको निकालना है। हम let us take a point P at a distance r from O at which electric field intensity to be calculated। यह डाइपोल है AB, इसके सेंटर O से P ए पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से r है, और क्योंकि ना तो ये एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है, तो ये पोजीशन हमें एंगल इसकी थीटा बतानी पड़ेगी कि इस डाइपोल AB से कितने एंगल थीटा पे है। तो इसकी P की पोजीशन कैसे पता लगेगी, ये डिस्टेंस r से और इस थीटा से। अब यहाँ पॉइंट P मान लिया, इस P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब समझिएगा, देखिए यह AB है, इसका डाइपोल मूवमेंट होता है P वेक्टर, इसी से जाना जाता है। इस वेक्टर P को हम दो कंपोनेंट में तोड़ लें यदि, तो यह थीटा बनाता है इस लाइन के साथ एंगल, तो इस P का कंपोनेंट जिससे एंगल बनता है थीटा, यह कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो बनाएंगे ये हो जाएगा P sin थीटा। यानी कि इस वेक्टर को तो दो वेक्टर में तोड़ा जा सकता है, एक P sin थीटा इधर और एक P cos थीटा इधर। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट P cos थीटा एंड P sin थीटा एज शोन इन फिगर। अब इस P cos थीटा यानी कि एक तरीके से दो डाइपोल में तोड़ लिया हमने। यह डाइपोल जिसका डाइपोल मूवमेंट P cos थीटा है, उसके लिए पॉइंट P एक्सियल लाइन पर है,
और यह डाइपोल जो पी साइन थीटा जिसका डाइपोल मूवमेंट है, इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन का है। और एक्सियल और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हम जानते हैं। एक्सियल लाइन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वह पी के डायरेक्शन में होता है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट पी कॉस थीटा का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो बनाएंगे इसका डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे। जबकि इक्वेटोरियल में डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल आता है। एंटी पैरेलल मतलब इसके पैरेलल होगा लेकिन इसके अपोजिट। तो यहाँ भी देखिए पी साइन थीटा ऐसे है, तो यह पी साइन थीटा है, तो इसके पैरेलल बट अपोजिट ऐसे बनाएंगे, तो यह हो जाएगा आपका E2। यानी कि इस डाइपोल के कारण पी कॉस थीटा वाले डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और पी साइन थीटा वाले के कारण E2। यह इस पी को दो पार्ट में रिजॉल्व किया गया है। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 यहाँ बनाए गए हैं। इन E1 E2 का रिजल्टेंट निकाल दें तो वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जो अकेले डाइपोल है। और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो E1 E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि जब दो A और B दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस हमें करना कुछ नहीं है। अब देखिए एक्सियल लाइन का फॉर्मूला होता है E1 एक्सियल लाइन के एक्सियल वाले के कारण है P कॉस थीटा के, तो एक्सियल के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन RQ। अब P की जगह क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा, क्योंकि जिस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर है ये उसका डाइपोल मूवमेंट P कॉस थीटा है, तो 2P कॉस थीटा अपॉन RQ। ऐसे इक्वेटोरियल लाइन के लिए P अपॉन RQ होता है, तो यहाँ P साइन थीटा है तो P साइन थीटा अपॉन RQ लिख देंगे। अब यह E1 और E2 मिल गया और ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज रख देते हैं और रख कर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R³ अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है आपका किसी पॉइंट P पर। देखिए इसी फॉर्मूले से हम ये भी निकाल सकते हैं, यदि किसी डाइपोल के एक्सियल लाइन पर पॉइंट P है तो यह जो एंगल थीटा यहाँ बनाया गया था, ये एंगल जब यहाँ एक्सियल पाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि इसी में 0 रख दिया जाए तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos स्क्वायर 0 1 होगा तो ये 3 होगा, 3 + 1 4 होगा, अंडर रूट 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2P अपॉन R³। और यही एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला था 2P अपॉन R³। और इसी से हम इक्वेटोरियल के लिए निकालें यदि, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और थीटा जब 90 रखेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, 1 बचेगा केवल, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P अपॉन R³ आ जाएगा, जो देखिए इक्वेटोरियल लाइन के लिए फॉर्मूला था। तो एक तरीके से यह जनरल फॉर्मूला आ गया किसी भी पॉइंट P के लिए। और इसका डायरेक्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस एंगल फाई को निकाल लेंगे, tan फाई बराबर E1 अपॉन E2 करके फाई की वैल्यू निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन निकल जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एनी पॉइंट P पर हम निकाल सकते हैं। इसको आप ध्यान से 2 बार सुनिएगा और नोट्स को लिखकर उसकी कैलकुलेशंस को समझिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल।